हाय छात्रों, मैं दीपक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, शेरशाह कॉलेज सासाराम। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, सबसे पहले कि राष्ट्रकूट वंश कहाँ निवास करते थे, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में जान लेंगे। और उसके बाद फिर राष्ट्रकूट राजाओं का क्रम क्या था, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और फिर उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही, इस पर भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रकूट वंश यदि ध्यान से आप देखें तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत हो जाती है। मान्यखेत आज वर्तमान का मालखेड़ है, आंध्र प्रदेश में मालखेड़ अवस्थित है। और उससे पहले भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक काफ़ी छोटे भूभाग पे शासन करता था। चालुक्यों का राष्ट्रकूटों को सामंत माना जाता है। और राष्ट्रकूट कैसे अस्तित्व में आए, राष्ट्रकूटों का या राष्ट्रकूटों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप जानते होंगे एलोरा एलिफेंटा का गुफा मंदिर है, उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ है, जो कहीं ना कहीं उनके उपलब्धियों के बारे में हमको बताते हैं। राष्ट्रकूट को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही धर्म के समर्थक थे या शैव धर्म के समर्थक रहे हों, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता भी उनके अंदर पाई जाती थी। और राष्ट्रकूट जैन धर्म, क्योंकि अजंता और एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं को आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म से भी संबंधित गुफाएं आपको मिलेंगी और जैन धर्म से भी संबंधित गुफाएं आपको मिलेंगी। तो ये एक प्रकार का राष्ट्रकूटों का काल कहा जा सकता है कि धार्मिक सहिष्णुता का भी काल रहा है। अब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो आप लोग ध्यान से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम आप लोग याद रखेंगे। दंतीदुर्ग नामक राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल 735 से 756 ईस्वी तक है। ठीक है, दंतीदुर्ग का पुत्र कृष्ण प्रथम होता है। ठीक, दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी जो होते हैं वो कृष्ण प्रथम होते हैं, जिनका शासनकाल 756 से 774 ईस्वी तक है। और उनके पुत्र गोविंद द्वितीय होते हैं, और उनके दो पुत्र होते हैं, ध्रुव और गोविंद द्वितीय। तो गोविंद द्वितीय और ध्रुव उत्तराधिकारी के तौर पे कृष्ण प्रथम के उत्तराधिकारी साबित होते हैं। इन राजाओं के अचीवमेंट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद गोविंद तृतीय या बहुत सारे राजा आने लगते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि दंतीदुर्ग का क्या अचीवमेंट रहा। तो दंतीदुर्ग ने लगभग 752 ईस्वी के आसपास चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया। और चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर उसने स्वतंत्र एक अपने राष्ट्र की स्थापना की, या स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद उसने नवगठित राज्य की राजधानी जो है मान्यखेत को बनाया, जो कि आज आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और वह उज्जैनी में एक यज्ञ करवाता है, जिसे हिरण्यगर्भ यज्ञ के नाम से जाना जाता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। तो ये बहुत अमूमन आपको SSCs वगैरह के एग्ज़ाम में पूछता है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पे कृष्ण प्रथम आते हैं। और उत्तराधिकारी के तौर पे कृष्ण प्रथम आते हैं, वो दंतीदुर्ग के चाचा थे। कृष्ण प्रथम के शासनकाल में वातापी के जो चालुक्य हैं, जिनसे दंतीदुर्ग ने सत्ता छीनी थी, उनका पूर्ण रूप से दमन कर दिया जाता है। और वातापी के चालुक्यों के साथ साथ भेंगी के चालुक्य और आपको मैसूर के गंग शासकों को भी वो अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। अर्थात कृष्ण प्रथम एक अच्छे योद्धा भी थे। एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा नासिक के आसपास है, वही एलोरा जो है
एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। मैं कल कांची की बात कर रहा था, कांची में भी कैलाशनाथ टेम्पल है और उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और कृष्ण प्रथम राजपूत राजा थे जबकि नरसिंह वर्मन पल्लव राजा थे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कृष्ण प्रथम और आपको कृष्ण प्रथम और नरसिंह वर्मन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गोविंद द्वितीय बनते हैं। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के पुत्र थे और भेंगी पर आक्रमण करने को भेजा जाता है और उस समय वहाँ का राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ था जो अधीनता राष्ट्रकूटों की स्वीकार कर लेता है। गोविंद द्वितीय बहुत कैपेबल राजा तो नहीं थे, बहुत योग्य राजा नहीं थे, क्योंकि वो भोग विलास में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर चालुक्य करते क्या हैं कि चालुक्य जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने लगते हैं और गोविंद द्वितीय की अयोग्यता के कारण, इनकैपेसिटी के कारण या अक्षमता के कारण उन्हीं का भाई ध्रुव जो है वो सत्ता को हथिया लेता है और उसके बाद ध्रुव एक पराक्रमी शासक बनते हैं। ध्रुव धारावर्ष का समय जो है 780 से 793 ईस्वी है। ठीक है, क्योंकि चूँकि वो गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बनते हैं, उसके बाद एक प्रतापी शासक के रूप में फेमस होते हैं क्योंकि उत्तरापथ की तरफ वो अभियान चलाते हैं और अपने अभियान के दौरान गंगा यमुना को प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अर्थात साउथ से ध्रुव जो है उत्तर की पॉलिटिक्स में, उत्तर की राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप करते हैं। और आप ध्यान दिए होंगे, एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाया है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष पे, उसमें राष्ट्रकूट दक्षिण की वे पहली शक्ति थे जो हस्तक्षेप करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में और उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत रहती है। ठीक है, और उनके हस्तक्षेप से या उनके प्रताप से पाल और प्रतिहार शांत हो जाते हैं, लेकिन अंततः प्रतिहारों की, गुरुतर प्रतिहारों की जीत होती है क्योंकि ये दक्षिण की शक्तियाँ, राष्ट्रकूट मेनली दक्षिण की शक्ति थी और उसे बार बार दक्षिण में जाना पड़ता था। तो ये वही ध्रुव धारावर्ष है जो कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज प्रशासन को लेकर, उसमें जो है ये हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को ये हराते हैं, साथ ही पाल राजा धर्मपाल को हराते हैं और पाल राजा धर्मपाल और वत्सराज को हराकर वो गंगा यमुना दोयाब क्षेत्र में अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं दक्षिण में घटित होती हैं, चालुक्यों से युद्ध शुरू होता है और यही कारण है कि फिर वो जो है बैक हो जाते हैं, दक्षिण चले जाते हैं। उसके बाद ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक बनते हैं और गोविंद तृतीय ध्रुव के पुत्र थे। संजन ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने भी उत्तरापथ का विजय अभियान शुरू किया है तथा उत्तरापथ के दौरान, माने अभियान के दौरान ही मालवा, कौशल तथा कलिंग के शासकों को भी हराया। गोविंद तृतीय बहुत ही प्रतापी शासक थे। गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पल्लव, पांडव तथा गंग शासकों, मैसूर के गंग शासकों को भी हराया था और उनके द्वारा आपस में संधि कर बनाए गए संघ को भी ध्वस्त कर दिया था। हाँ, धर्मपाल को भी गोविंद तृतीय ने पराजित किया था और संजन ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन अभिलेख से ही पता चलता है कि धर्मपाल के साथ साथ इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजा जो नागभट्ट द्वितीय एक प्रतापी शासक था उसको भी हराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का अगर वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा सा राष्ट्रकूटों से आपको वो मिल जाएगा। इनका शासनकाल 793 से 814 ईस्वी के आसपास था। उसके बाद अमोघवर्ष प्रथम का शासनकाल आता है और अमोघवर्ष प्रथम 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक कार्य करते हैं। अमोघवर्ष अपने पिता की तरह तो प्रतापी नहीं थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अमोघवर्ष का बहुत बड़ा योगदान भारतीय संस्कृति के विकास में है। अमोघवर्ष
को राष्ट्रकूट वंश के महान शासकों में से एक माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके गुरु जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। अपने राज्य के शुरुआत के दौर में चूँकि उनकी आयु कम थी और गोविंद तृतीय की मृत्यु हो गई थी, तो कर्क के संरक्षण में कम आयु होने के कारण गद्दी पर बैठे। अमोघ वर्ष का शासनकाल आते आते आप देखेंगे कि पर्याप्त विस्तार हो गया है राष्ट्रकूट वंश का, और राष्ट्रकूट वंश में अस्थायीपन आ गया है। एक शांत वातावरण के साथ अब शासन किया जा सकता है। चालुक्यों से उधर युद्ध खत्म हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष इधर खत्म हो गया है। तो बहुत सारी जो उथल पुथल पल्लों से भी बहुत ज़्यादा अब वो युद्ध का समय नहीं है। तो कला और संस्कृति के लिए यह काल राष्ट्रकूटों के समय में बड़ा फेमस, बड़ा उपयुक्त रहा। और यही कारण है कि अमोघ वर्ष जो है साहित्य के बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, और कन्नड़ साहित्य के मेनली। और उन्होंने एक रचना, एक खुद से रचना भी रची है जिसका नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की। और कभी वो कला और साहित्य के प्रेमी होने के साथ साथ उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट करवाया। और यही कारण है कि उनको जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उनसे उनकी तुलना की जाती है, या उनके समतुल्य अमोघ वर्ष को, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को रखा जाता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से लोग इनके दरबार में थे। तो अमोघ वृत्ति के शाक्तायन एक बहुत बड़े विद्वान थे। गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य थे। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन इनके गुरु ही थे। लेकिन उनके जीवन का अंत बड़ा खराब तरीके से होता है, और अंततः वो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करते हैं। ठीक है, कृष्ण द्वितीय उसके बाद शासक बनते हैं, और इनका शासनकाल 878 से 914 ईस्वी तक होता है। कृष्ण द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के पुत्र थे। एक कमज़ोर शासक थे, अर्थात अमोघ वर्ष का जो उत्तराधिकारी हुआ वो दुर्बल हुआ। और कृष्ण द्वितीय का शासनकाल पूरा का पूरा, चूँकि अमोघ वर्ष के समय में युद्ध नहीं हुआ चालुक्यों से, तो अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद कृष्ण द्वितीय के समय में फिर चालुक्यों ने युद्ध शुरू कर दिया। उसके बाद बनते हैं इंद्र तृतीय, जिनका शासनकाल 914 से 929 ईस्वी तक है। और इंद्र तृतीय ने भी त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। अगर आप लोग थोड़ा सा उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इंद्र तृतीय ने भी त्रिकोणीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और राजा महिपाल को पराजित कर दिया। 915 ईस्वी में कन्नौज को लूट लिया। और इंद्र तृतीय के समय में ही अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया था। याद रखिएगा, अरब यात्री अल-मसूदी इंद्र तृतीय के समय में भारत आया था, और उसने तत्कालीन राष्ट्रकूट समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तथा इंद्र तृतीय को उस समय का सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक बताया है। अब उसके बाद अमोघ वर्ष द्वितीय का समय आता है। अमोघ वर्ष द्वितीय अमोघ वर्ष प्रथम के पौत्र थे। अमोघ वर्ष द्वितीय ने केवल 1 वर्ष तक शासन किया, लगभग 1 वर्ष तक शासन किया। और उसके बाद गोविंद चतुर्थ उत्तराधिकारी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अमोघ वर्ष द्वितीय को गद्दी से हटा दिया। गोविंद चतुर्थ भी एक निर्बल गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये सभी एक दुर्बल उत्तराधिकारी हुए। और दुर्बल उत्तराधिकारी होने के कारण उसके बाद सबसे, अगर आप इम्पोर्टेंट राजा देखेंगे तो कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी तक एक महत्वपूर्ण राजा हुए। और कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की, और सत्ता हाथ में आते ही इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर और चोलों की राजधानी तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया। अर्थात कांची को भी और तंजौर को भी कृष्ण तृतीय ने जीत लिया था। कांची और तंजौर के सफल अभियान के बाद, अर्थात जीतने के बाद, उनको उपाधि दी गई तंजम कोंड की उपाधि।
और तंजयम कुंड की उपाधि उन्होंने धारण की। कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के नरांतक प्रथम को परास्त किया था, ठीक है, और परास्त कर उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। रामेश्वरम में एक मंदिर भी बनवाया तथा विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। तो कृष्ण तृतीय का बहुत बड़ा योगदान था। शांति पुराण के रचयिता पुण्य कृष्ण तृतीय के ही दरबार में रहते थे। कृष्ण तृतीय के मृत्यु के बाद माने उनके उत्तराधिकारियों में भी फिर राजसत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गए और फिर उसके बाद कोट्टी अमोघ वर्ष चतुर्थ कर्क द्वितीय शासक बने। कर्क द्वितीय भी बहुत ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए और अंततः राष्ट्रकूट वंश के अमोघ कर्क द्वितीय को हराकर तैलप ने 973 ईस्वी के आसपास कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रख डाली। अर्थात कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव राष्ट्रकूटों के अवशेष पर हुई, ठीक है। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, ठीक है ना। तो ये हमें इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि राजा भी राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही प्रतापी थे। कृष्ण तृतीय आपको अमोघ वर्ष के साथ साथ ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद तृतीय, ये सब राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे और इन लोगों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध किए और उस युद्ध में उनको विजय भी मिली। उस युद्ध में वो पूरी तरह सफल भी रहे। लेकिन जो राष्ट्रकूटों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है उनका सांस्कृतिक पक्ष। और सांस्कृतिक पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बताने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में हमने आप लोगों को कई चीज़ें बताई, जैसे जिनसेन, पुण्य, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के रचयिता, बहुत सारी रचनाएं राष्ट्रकूटों के समय में हो रही हैं। इवन खुद उनका एक राजा अमोघ वर्ष कविराजमार्ग की स्थापना करता है। तो कन्नड़ साहित्य के विकास में उनका एक अलग ही योगदान है। साथ ही साहित्य के पर्सपेक्टिव से तो ये, कला के पर्सपेक्टिव से भी, कला के परिप्रेक्ष्य से भी यह काल बहुत ही शानदार रहा, खासकर मूर्ति कला और मंदिर स्थापत्य कला के उससे। क्योंकि अभी जब मैं शुरू में ही आप लोगों को बता रहा था कि उस समय जो एलोरा और एलिफेंटा में जो मंदिर बने हैं, गुहा मंदिर, वो सब राष्ट्रकूट राजाओं ने ही निर्माण करवाए थे। एलोरा और एलिफेंटा में अगर आप जाएंगे तो कुल मिलाकर 34 मंदिर आज भी, या 34 गुफाएं आज भी वहाँ विद्यमान हैं। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 13 से 29 तक आपको हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं मिलेंगी और यहीं पे 15वीं गुफा में विष्णु के नरसिंह स्वरूप को भी दिखाया गया है, ठीक है। अर्थात बराह अवतार और नरसिंह अवतार का चित्रांकन आपको उस गुफा में, 15वीं में तो सिर्फ नरसिंह अवतार का, लेकिन हिंदू धर्म से संबंधित बराह अवतार की भी वहाँ पे चित्रांकन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रकूट सिर्फ प्रतापी शासक नहीं थे, उनका अपना प्रशासन भी था। शासन पे भी हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। आप लोगों के पर्सपेक्टिव, चूँकि बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए या बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो में मैं सारी बातों को नहीं बता सकता और सिलेबस का भी वो हिस्सा नहीं है। राजनीतिक और सांस्कृतिक कल्चरल अचीवमेंट्स ही आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये लिखना होगा इस सवाल को, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल राष्ट्रकूटों का रहा है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से और साथ साथ साहित्य, संगीत और स्थापत्य कला में वो समय सर्वोत्कृष्ट था। उस समय के अर्थात क्षेत्रीय उत्कर्ष का काल था। क्षेत्रीय कला, क्षेत्रीय स्थापत्य कला के विकास का बहुत ही शानदार काल था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि
राष्ट्रकूट ही एकमात्र ऐसे शासक हैं उस समय के जिनके स्थापत्य कला से यह झलकता है कि उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस अर्थात धार्मिक सहिष्णुता की भावना उनके अंदर विद्यमान थी। और यही कारण था कि राष्ट्रकूट एक सर्वोत्कृष्ट शक्ति के रूप में दक्षिण में सर्वोत्कृष्ट शक्ति के रूप में दक्षिण में उदित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।